गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, लास्ट लेक्चर में हमने हिंदी विषय में व्याकरण में संज्ञा और संज्ञा के प्रकार समझे। आज इस लेक्चर में मैं आपको व्याकरण में विराम चिन्ह किसे कहते हैं और विराम चिन्हों का वाक्य में क्या महत्व है वह आपको समझना है। विराम चिन्ह लगाने से वाक्य में क्या परिवर्तन आता है वह समझना है। विराम चिन्ह लगाने से वाक्य, जो हम वाक्य लिखते हैं वह वाक्य अर्थपूर्ण बनता है, जिसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ हम देखेंगे नंबर 1, पढ़ो अल्प विराम मत खेलो। यहाँ पूर्ण विराम, इस चिन्ह को अल्प विराम कहते हैं और इस चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। जहाँ हम कुछ बोलकर अटकते हैं वहाँ अल्प विराम रखा जाता है और जहाँ वाक्य पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम रखा जाता है। तो नंबर 1 यहाँ हम देखते हैं, जो वाक्य है उसमें यह विराम चिन्ह है अल्प विराम। तो अल्प विराम रखने से वाक्य में क्या परिवर्तन आता है, अर्थ कैसे बदलता है वह देखना है। जैसे पढ़ो अल्प विराम मत खेलो। नंबर 2, पढ़ो मत अल्प विराम खेलो। तो मात्र अल्प विराम की जो जगह बदली है, जगह चेंज हुई है। पढ़ो फिर अल्प विराम किया है मत खेलो, यानी आप लोग पढ़ो, खेलना मना है, खेलना नहीं है। तो और यहाँ दूसरे वाक्य में पढ़ो मत, उसके बाद अल्प विराम किया है, तो जिसका मतलब हुआ है कि आप लोग पढ़ो मत और खेलो। तो अल्प विराम वही का वही है, मात्र उसकी जगह बदली है। तो अल्प विराम के जगह बदलने से भी अर्थ कितना बदल जाता है। यहाँ पढ़ने की बात हो रही है, खेलने की नहीं। और इस वाक्य में पढ़ने की बात नहीं हो रही है, खेलने की बात हो रही है, खेलो। तो इस प्रकार विराम चिन्हों से पूरा वाक्य का अर्थ है वह बदल जाता है। नंबर 3, रोको अल्प विराम मत जाने दो। पूर्ण विराम रोको, उसके बाद अल्प विराम किया है मत जाने दो, तो रोकने का कहा है, जाने नहीं देना है। तो चौथे वाक्य में देखिए, रोको मत अल्प विराम जाने दो। तो यहाँ ऐसा कहा गया है कि उन्हें रोकिए नहीं, उन्हें जाने दीजिए। अल्प विराम रोको के बाद लिखा है, यहाँ रोको मत के बाद लिखा है। तो मात्र अल्प विराम की जो जगह बदल गई है उससे पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है। यहाँ रोको रोकने का कहा है, जाने नहीं देना है, और यहाँ उन्हें रोकना नहीं है, जाने दो, जाने देना है। तो इस प्रकार विराम चिन्हों से वाक्य का पूरा अर्थ बदल जाता है। तो उपयुक्त वाक्य में विराम चिन्हों के प्रयोग से उनका अर्थ बदल गया है। भाषा बोलने, लिखने, पढ़ने और उसका सही अर्थ समझने में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। भाषा बोलने में, लिखने में और पढ़ने में, और जो वाक्य हम लिख रहे हैं उसका जो सही अर्थ समझना हो तो हमें विराम चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका अध्ययन अति आवश्यक है। इसलिए इसका जो अभ्यास है, आपको पढ़ना है, वह बहुत ही आवश्यक है, आपको इसे समझना है। विराम चिन्हों के भेद, विराम चिन्हों के भेद यानी प्रकार, कितने प्रकार है, कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। तो इस प्रकार ये सारे विराम चिन्हों के भेद प्रकार है जो वाक्यों में अलग अलग जगह पर लिखे जाते हैं। हम समझेंगे नंबर 1, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है। तो यहाँ उदाहरण दिया है, सदा सच बोलो, पूर्ण विराम।
नंबर 2, सूर्य पूर्व में उगता है, पूर्ण विराम। नंबर 3, बच्चे खेल रहे हैं, तो पूर्ण विराम। तो जब भी कोई सादा वाक्य हो, सरल वाक्य हो, हम आंसर देते हैं कि कोई प्रश्न पूछता है तो हम उसे आंसर देते हैं, तो आंसर देने के बाद पूर्ण विराम होता है। पूर्ण विराम का अर्थ होता है कि वाक्य यहाँ कंप्लीट हो गया है। पूर्ण यानी कंप्लीट करना, तो वाक्य यहाँ कंप्लीट हो गया है, इसलिए पूर्ण विराम का चिन्ह लिखा जाता है। उपर्युक्त तीनों पूर्ण वाक्य है, यानी ये पूर्ण वाक्य हैं, वे अलग अलग अपने पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। तीनों वाक्य है अपने अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए हर वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का चिन्ह है प्रयोग किया गया है। जब भी वाक्य पूर्ण होता है उसकी समाप्ति पर यह पूर्ण विराम का प्रयोग किया है, इसलिए पूर्ण विराम रखा गया है, जिसका अर्थ है कि वाक्य यहाँ पूर्ण हो गया। जहाँ वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ वाक्य कंप्लीट हो जाता है, समाप्त होता है, वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह रखा जाता है। यह पूर्ण विराम का चिन्ह है, आपको याद रखना है। नंबर 2, अल्प विराम यानी कॉमा, यह अल्प विराम का चिन्ह है। हम वाक्य उदाहरण देखेंगे। नंबर 1, वह रेंगना अल्प विराम, बैठना अल्प विराम, चलना सीखता है, पूर्ण विराम। तो रेंगना, बैठना और चलना ये 3 अलग अलग क्रियाएं हैं, तो यहाँ हम अटकते हैं, रेंगना, फिर बैठना, चलना, तो ऐसे हम बोलते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। ये तीनों क्रियाएं अलग है, इसलिए हम जहाँ अटकते हैं वह अल्प विराम रखा जाता है। जहाँ हम अटकते हैं वहाँ अल्प विराम रखा जाता है, और जहाँ एक से अधिक नाम हो वहाँ पर भी अल्प विराम रखा जाता है। तो इस प्रकार वाक्य में अल्प विराम रखने से उसका यह जो वाक्य है वह अर्थपूर्ण बनता है। नंबर 2, उसके पास सोना, चांदी, हीरे जैसे रत्न हैं, तो उसके पास सोना, तो हम यहाँ अटकते हैं, चांदी अटकते हैं, यहाँ हीरे, तो ये तीनों चीज़ें अलग है, तीनों धातु अलग है, तो अलग अलग नाम लिखने के लिए भी हमें अल्प विराम का उपयोग करना पड़ता है। तो अल्प विराम का उपयोग करने से ही वाक्य हमें समझ आएगा और वाक्य अर्थपूर्ण बनेगा। हम सोना, चांदी, हीरा अल्प विराम बिना ही लिख देंगे साथ में, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। तीनों धातु अलग है, तो उन्हें अल्प विराम रख के ही अलग किया जाता है, जिससे उसका अर्थ हमें समझ आए। नंबर 3, अखिलेश अल्प विराम महेश अल्प विराम गिरीश अल्प विराम निशा आदि मेरे मित्र हैं। तो यहाँ इस वाक्य में एक से अधिक नाम है, तो अगर अल्प विराम न रखे तो हम साथ में कैसे बोल सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अखिलेश, महेश, गिरीश, निशा चारों जो मित्र हैं, जो चारों नाम हैं वह अलग अलग है। ये 3 लड़के के नाम है, निशा लड़की का नाम है, तो इसलिए अल्प विराम रखने से हमें यह 3 जो नाम है वह अलग समझ आता है, और निशा लड़की का नाम है वह समझ आता है। तो इस प्रकार अल्प विराम वाक्य में रखने से वाक्य अर्थपूर्ण बनता है। उपर्युक्त वाक्यों में रेंगना, बैठना, चलना, सोना, चांदी, हीरे, अखिलेश, महेश, गिरीश, निशा आदि शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। जहाँ वाक्य में थोड़ी देर रुकना पड़ता है, तब इस जैसे यहाँ अल्प विराम का चिन्ह है, इस चिन्ह का प्रयोग होता है, इसे अल्प विराम कहते हैं। तो जहाँ भी हमें वाक्य में रुकना पड़ता है वहाँ यह चिन्ह अल्प विराम का चिन्ह लगता है, जैसे यहाँ पे है। तो जहाँ भी यह चिन्ह का प्रयोग होता है इसे अल्प विराम कहते हैं, यह चिन्ह अल्प विराम का है। नंबर 3, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहा जाता है, यहाँ उदाहरण दिए हैं। तुम देर से क्यों आए,
प्रश्न चिन्ह, यह प्रश्न चिन्ह का प्रश्न चिन्ह है, तो यह चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। नंबर 2, क्या आप जा रही हैं? तो यहाँ यह प्रश्नवाचक चिन्ह का चिन्ह रखा गया है। नंबर 3, तुम्हारे पिताजी वाराणसी से कब लौटे? तो यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह है, तो यह प्रश्न चिन्ह का उपयोग वाक्य में हम किसी से अगर कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसकी जो विशेषता होती है उसे जानने के लिए प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उपयुक्त वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह, यह प्रश्नवाचक चिन्ह का चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह से कुछ पूछने का अर्थ व्यक्त होता है। हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो हम क्या पूछ रहे हैं वह अर्थ व्यक्त होता है। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में यह प्रश्न चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो जहाँ पर भी हम किसी को कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो यह प्रश्न चिन्ह का प्रश्न चिन्ह लगेगा, और जहाँ पर भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं यह चिन्ह का उपयोग होता है, तो इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो इस प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह यह है, और हम प्रश्नवाचक चिन्ह रखकर कुछ पूछते हैं तो उसका अर्थ व्यक्त होता है, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। नंबर 4, विस्मयादिबोधक उद्गार चिन्ह, यानी विस्मय यानी इसे आश्चर्य उद्गार चिन्ह भी कहते हैं और आश्चर्य चिन्ह भी कहा जाता है, विस्मय चिन्ह भी कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, वाह, यह जो बीच में चिन्ह है यह उद्गार चिन्ह है। कितना अच्छा मौसम है, पूर्ण विराम। तो यहाँ यह उद्गार चिन्ह है, यह जो चिन्ह है उसे उद्गार चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह कहा जाता है। तो नंबर 2, छी, फिर गुरु विराम, उद्गार चिन्ह। कितनी गंदगी है यहाँ, पूर्ण विराम। तो यहाँ यह उद्गार चिन्ह है और ये जो डॉट्स है उसे गुरु विराम कहा जाता है, लास्ट में पूर्ण विराम। नंबर 3, ओ, फिर उद्गार चिन्ह। अब क्या होगा, प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न, यह उद्गार चिन्ह कहाँ वाक्य में कहाँ उपयोग होता है और कौन से जो भाव हैं तब यह उद्गार चिन्ह लिखा जाता है। तो उपयुक्त वाक्यों में दुख, अल्पविराम घृणा, अल्पविराम आशंका का भाव हुआ है। जो ऊपर के वाक्य है उसमें दुख है, घृणा यानी धिक्कार और आशंका यानी शंका है ऐसा, तो उसका भाव हुआ है। अपने मन के भाव हर्ष, शोक, हर्ष यानी आनंद, शोक यानी दुख, आश्चर्य, घृणा, निराश, भय आदि भावों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में उद्गार चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। तो हमारे मन के जो भाव होते हैं, मन के भाव यानी हर्ष, आनंद, शोक, घृणा, आश्चर्य, निराशा, डर होता है, तो ऐसे जो भी भाव व्यक्त करते समय हम ऐसे कोई भी भाव व्यक्त करते हैं तो अंत में यह उद्गार चिन्ह का प्रयोग होता है, यह उद्गार चिन्ह लिखा जाता है। मन के भाव जब व्यक्त होते हैं तब उद्गार चिन्ह का उपयोग होता है। तो यह चिन्ह का जब भी प्रयोग किया जाता है तब इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं और इसे उद्गार चिन्ह भी कहा जाता है। नंबर 5, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के 2 प्रकार हैं। किसी के द्वारा अगर कुछ बोला जाता है, कोई वाक्य कहा जाता है तो वह हम अवतरण चिन्ह में लिखते हैं।
तो अवतरण चिन्ह में लिखते हैं तो अवतरण चिन्ह के दो प्रकार है। तो कब अवतरण चिन्ह का उपयोग होता है? नंबर 1, इकहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा यानी जो ऐसे एक ही अवतरण चिन्ह लिखा गया हो, इसे इकहरा अवतरण चिन्ह कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष शब्द में किया जाता है। कोई विशिष्ट शब्द हो, विशेष शब्द, तो वह विशेष शब्द में यह इकहरा यानी एक एक जो अवतरण चिन्ह होता है वह इसका उपयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, बहुत सुंदर था हरिश्चंद्र का अभिनय। तो यहाँ हरिश्चंद्र एक विशेष नाम है, एक विशेष शब्द है, तो हरिश्चंद्र को अवतरण चिन्ह में रखा गया है। तो हरिश्चंद्र एक विशेष शब्द है, विशेष नाम है, तो वह इकहरा अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। नंबर 2, मैंने सोचा अल्पविराम अवतरण चिन्ह में, क्यों न मैं भी नाटक देख आऊं, पूर्णविराम अवतरण चिन्ह कंप्लीट। कभी भी हम अवतरण चिन्ह में लिखते हैं तो स्टार्टिंग और अंत में अवतरण चिन्ह पूरा करना होता है। तो यह सोचे है, अगर कोई वाक्य किसी के द्वारा बोला हुआ है, सोचा हुआ है, कहा गया है, तो वह वाक्य अवतरण चिन्ह में आता है। तो यहाँ क्यों न मैं भी नाटक देख आऊं, तो यह पूरा वाक्य है वह अवतरण चिन्ह में लिखा हुआ है। तो यह जो शब्द है और यह वाक्य है इकहरा अवतरण चिन्ह में लिखा है। जब भी ऐसे वाक्य आते हैं वह इकहरा अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। और ऐसे ही अवतरण चिन्ह जब हम वाक्य स्टार्ट करते हैं तो यहाँ ऐसे इकहरा अवतरण चिन्ह करते हैं, फिर यहाँ पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम करके हम अवतरण चिन्ह को पूरा करते हैं। नंबर 2, दोहरा अवतरण चिन्ह। दोहरा अवतरण चिन्ह यानी ऐसे दो अवतरण चिन्ह होते हैं, इसे दोहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। किसी कथन को जस का तस उतारते समय इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जस का तस मतलब जैसा था वैसा ही। कोई भी कथन हो, किसी के द्वारा कुछ कहा गया हो, तो उस वाक्य को उसी तरह वह वाक्य जैसा था वैसा ही उतारते समय इस चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, जैसे मैंने कहा अल्पविराम करके दोहरा अवतरण चिन्ह, मैं सदा अहिंसा का पालन करूंगी, पूर्ण विराम अवतरण चिन्ह कंप्लीट। तो मैंने कहा गया है, तो मैं सदा अहिंसा का पालन करूंगी, तो यह वाक्य अपने द्वारा बोला गया है, खुद ने बोला है, इसलिए यहाँ दोहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग हुआ है। नंबर 2, माँ बोली अवतरण चिन्ह में, तू मेरी आँखों का तारा है, पूर्ण विराम अवतरण चिन्ह कंप्लीट। तो माँ बोली, माँ कहती है, तो यह वाक्य भी दोहरे अवतरण चिन्ह में आता है। जैसे कहते हैं वैसे ही, यहाँ वैसा का वैसा ही लिखा जाता है, वैसा ही कहा जाता है। जैसे बोलते हैं वैसे ही कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे वाक्य लिखने में दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आपको यह इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह में खास ध्यान देना है, समझना है। नंबर 6, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं, यहाँ उदाहरण देखेंगे। नंबर 1, राम रावण संघर्ष महाभयानक था। राम और रावण दोनों विपरीत हैं। राम और रावण दोनों का जो संघर्ष था यानी युद्ध महाभयानक था। नंबर 2, उठते गिरते उसने चलना सीख लिया। उठते गिरते दोनों क्रियाएं अलग है, उठना और गिरना दोनों विपरीत क्रियाएं हैं, तो यह दोनों क्रियाएं भी विपरीत हैं। नंबर 3, मैंने अपना 2/3 काम पूरा कर लिया। 2 और तिहाई दोनों अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ें हैं। 2 भाग और तिहाई, तो ये दोनों अलग अलग है। तो इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में योजक चिन्ह ये योजक चिन्ह का चिन्ह है।
यह योजक चिन्ह है का प्रयोग दो अलग अलग सत्ताओं को जोड़ने के लिए हुआ है। दो अलग अलग सत्ताएं जैसे राम रावण दोनों अलग अलग सत्ता है, उठते गिरते दोनों अलग अलग क्रिया है, और 2/3 ये भी दोनों अलग हैं। तो ऐसे जब भी वाक्य आते हैं विपरीत होता है या दोनों सत्ताओं को अलग सत्ताओं को जोड़ने के लिए, जैसे राम रावण दोनों विपरीत है पर यहाँ योजक चिन्ह रख के राम और रावण दोनों को जोड़ा गया है। उठते गिरते दोनों क्रियाएं अलग हैं, फिर भी योजक चिन्ह रख के उठते और गिरते दोनों शब्दों को जोड़ा गया, दोनों क्रियाओं को जोड़ा गया है। नंबर 3, 2/3, तो ये दोनों 2 और 3 दोनों अलग है, फिर भी अलग अलग होते हुए भी इन दो शब्दों को यहाँ पर जोड़ने का योजक चिन्हों से इसे जोड़ा गया है। तो इस प्रकार दो अलग सत्ता होती है, विपरीत होती है, उन्हें जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार यह योजक चिन्ह है। तो विद्यार्थीगण, आपको यह जो विराम चिन्ह मैंने समझाए, विराम चिन्हों के जो प्रकार समझाए वह आप समझे होंगे। आपको यह विराम चिन्ह और उसके जो प्रकार है यह CW में लिखने हैं। आपको यह व्याकरण CW में लिखना है। अगर ये फिर से पढ़ना हो तो यह व्याकरण आपको पढ़ने के लिए बहुत काम आएगा। आगे के हमारे जो लेसन्स आएंगे, आगे के स्टैंडर्ड में भी आपको यह व्याकरण बहुत ही काम आएगा। इसलिए आपको इसे ध्यान से पढ़कर समझकर फिर CW में लिखना है।